इसके अलावा और कोई ख्याल मेरे जहन में कभी नहीं आया। बहरहाल अपनी इस कैफियत को कोई नाम तुम खुद दे सकती हो। बाकी रहा तुम्हारा सवाल, तो शुमाना यहाँ आने के बाद मैंने सिर्फ तुम्हें देखा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन 2-3 बार तुम्हारे इज्तनाब और नफरत को महसूस करने के बाद मैंने अपने जहन से तुम्हारे हसूल का ख्याल निकाल दिया। इसके बाद जाहिर है कि मुझे अपनी ज़हनी जलन दूर करने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी, और वो दोनों लड़कियां सिर्फ सहारा थी। क्या तुम्हें उनसे मोहब्बत नहीं थी? नहीं, पुसीता से भी नहीं, हाँ इससे भी नहीं। लेकिन इसके लिए तुमने मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया था? इसकी वजह तुम्हें मालूम है शुमाना, तुम मेरी वजह से पुसीता को अजाब का शिकार बनाना चाहती थी। इसका कोई कसूर नहीं था, तब तुम इसके पास भी नहीं जाओगे। मैं क्या कह सकता हूँ शुमाना? मैंने मुस्कुरा कर कहा। क्यों, क्या तुम उसका नेमुल बदल बन सकती हो? मैंने सवाल कर दिया और शुमाना की गर्दन झुक गई। तो मुझे मेरी हैसियत ना दो के बल्कि पुसीता का नेमुल बदल समझ कर कबूल करोगे? उसने आहिस्ता से कहा। यह फैसला तो उस वक्त होगा जब तुम्हारे मिल जाने की उम्मीद पैदा हो जाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और शुमाना अपने पत्थर से उठ के आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई और नीचे जमीन पर बैठकर अपना सर मेरे घुटनों में रख दिया। सबूता, मैं तुम्हारी गुलाम हूं, मैं तेरी औरत हूं सबूता। मेरा दिल सिर्फ वहशत का शिकार था, वरना तेरी हैसियत को मैं पहले से तस्लीम कर चुकी थी। हाँ, मैं एतराफ़ करती हूँ कि तू दुनिया का अनोखा मर्द है, और मैंने अपनी वहशत के असर से निकलकर जब भी तेरे बारे में सोचा, मेरे दिल की धड़कन ने तेरा नाम लिया और तू मुझे एक ऐसा शख्स नजर आया जिसे दिल से चाहा जा सकता है, जिससे प्यार किया जा सकता है। हाँ, मैं तुझे चाहती हूँ सबूता। हाँ, मैं तुझे दिलो जान से चाहती हूँ। वो मेरे घुटनों से अपनी आंखें रगड़ रही थी और मैं उस तूफान की शिद्दत का अंदाजा कर रहा था जो उसके दिल में उठ रहा था, बखूबी अंदाजा कर रहा था। मैंने उसके बाजू पकड़े और उसे उठाकर सीने से लगा लिया, शुमाना के अंदाज में खुद सपुर्दगी, और फिर मैंने उसे अपने साथ ही पत्थर पर बिठा लिया। शुमाना बिल्कुल मोम हो गई थी। सारी रात हमने साहिल पर गुजार दी और फिर रोशनी की आमद का एहसास करके हम उठ गए। मैं अपनी क़याम गाह पर आराम करने चला गया और शुमाना उस जगह की तरफ जहां फोमा ने उसके आराम का बंदोबस्त किया था। दिन में खूब देर से जागा और जागने के बाद खुराक की तलाश में अपनी जगह से निकला है, लेकिन शुमाना से फिर मुलाकात होगी। हकीम आकू आया है, शुमाना ने बताया। ओहो, कहाँ है? फोमा के पास, दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं। और तुम क्या कर रही हो? मैंने प्यार से उसे देखा। बस मैं फोमा की जरूरियात पूरी कर रही हूँ। मुझे उसकी खिदमत करके बेइंतहा मुसर्रत हो रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुकद्दस फोमा के किसी काम आ सकती हूँ। तुम्हें नहीं मालूम सबूता, हमारी बस्तियों के लोग फोमा के लिए 1000 बार मरने को तैयार हैं। फोमा की मौत से बेशुमार लोग ज़हनी तौर पर मर चुके थे। इन्हें जब यह पता चलेगा कि फोमा जिंदा है तो तुम नहीं जानते सबूता कि इनकी क्या हालत होगी। मैं चंद साथ खामोश रहा, फिर पूछा, फोमा ने नाश्ता कर लिया? हाँ, वो तुम्हारे जागने का मुंतजिर था, लेकिन मैंने उसे मजबूर करके नाश्ता करवा दिया। तुमने कर लिया? अभी नहीं, मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगी, शुमाना ने जवाब दिया। और उसकी पुरानी आदत लेकर ना जाने क्यों मेरे जहन में एक ख्याल आया था। शुमाना इस अंदाज में ज्यादा देर भली नहीं लगती थी। ये जंगली बिल्ली तो वहशत खेजी में ही हसीन लगती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरी वफादार होने के बाद भी इतनी नर्म ना हो। अभी तो आगे देखना था कि उसकी क्या कैफियत रहती है। बहरहाल मैंने उसके साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान शुमाना ने खुद को एक मुकम्मल औरत बनाकर पेश किया। वो हकीकत में बदल गई थी। बहरहाल मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई थी जिसके लिए मैं हर एक तवील अरसे से सरगर्दा था। बिलाखिर मैंने उस वैशी हरनी को राम कर लिया था। अब वो पूरे तौर से मेरे बस में थी और उसकी यह सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ जरूर थी, लेकिन मुझे नापसंद नहीं थी। नाश्ते के बाद मैंने शुमाना से पूछा, अब तुम क्या करोगी शुमाना? सबूता, शुमाना ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मैं बस थोड़ी सी मुख्तलिफ फितरत की हूँ। मैंने जिंदगी में कभी खुद पर किसी का तसल्लुत महसूस नहीं किया, लेकिन अब जब मैंने ये बात महसूस कर ली है कि शुमाना शुमाना नहीं रही, बल्कि वो किसी की महकूम है, किसी को गुलाम है, किसी की तालिब है, तो उसके बाद शुमाना की अपनी मर्जी की कोई हैसियत नहीं रहती। मैं मुस्कुराते हुए शुमाना को बगौर देख रहा था, जो बिल्कुल बदल गई थी। उसकी आज़ाद फितरत ने मेरे सामने हथियार डाल दिए थे। वो कह रही थी, सबूता तुम मेरी जिंदगी के हर लम्हे का तयन करो, मेरे हर लम्हे का हिसाब रखा करो, मुझे इसमें खुशी होगी। और शुमाना, जिस वक्त तक मैं तुम्हारे बारे में ये महसूस करता रहा कि तुम मेरी दस्तरस से बाहर हो और दिल से मेरी मुखालिफ हो, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सी बातें सोचता था। मेरी हर कोशिश यही थी कि किस तरह तुम्हें इस रास्ते पर ला सकूं जो मेरी तरफ आता है। अब जबकि तुम मेरे नजदीक आ गई हो, तो तुम्हारी हैसियत ना तो किसी गुलाम की सी है, ना किसी महकूम की। तुम मेरी दोस्त हो, मेरी साथी हो, चुनाचे ये तसव्वुर ज़हन से निकाल दो कि तुम मेरी गुलाम हो या मैं तुम्हारा हुक्मरान हूं। नहीं शुमाना, हम सिर्फ दोस्त हैं, अच्छे साथी हैं। मैं तुम्हारे ऊपर मुसल्लत नहीं हूं। हम दोस्त की हैसियत से जिंदगी गुजारेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, हर तरह से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, जिसकी इब्तिदा तुमने कर भी दी है। तुम जानती हो शुमाना, मैं इस बात से बहुत खुश हूं। तुम्हें अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी है। तुम जिस तरह चाहो जिंदगी गुजार सकती हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ दूंगा। बाकी रहा यह मसला जिसकी जानिब मैंने तुम्हें मुतवज्जा किया था, और मैं महसूस करता हूं कि तुम भी इससे खुश हो, यानी फोमा की आनत है। तो मेरी राय है शुमाना कि अपनी सारी कोशिशें फोमा की बेहतरी पर सर्फ कर दो
और अपनी बस्ती को दूसरों के तसल्लुत से आजाद कराने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करो जो गाज़बाना तौर पर तुम्हारी बस्ती पर काबिज है। मैं किसी इंसान का किसी जमीन पर बैठ जाना बुरा महसूस नहीं करता, क्योंकि जमीन लामहदूद है, जमीन किसी की जागीर नहीं है। मैंने जमीन के बहुत से रूप देखे हैं। लोग यहाँ आते हैं, इस पर अपना कब्जा जमाते हैं और आखिर में इसी जमीन में जिसे वो अपनी जागीर समझते हैं शामिल होकर हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं। अपनी जिंदगी के चंद लम्हात में वो इस पर बड़े बड़े दावे करते हैं, अजीब अजीब ख्यालात का इजहार करते हैं, लेकिन मैंने इनका इख्तिताम देखा है। जमीन यूं ही बाकी रहती है। जमीन पर दावा करने वाले बाकी नहीं रहते, वो लोग खत्म हो जाते हैं जो इस जमीन को अपनी जमीन समझते हैं, हालांकि वो इनकी नहीं होती। ज़रदारी लोगों को कम अज कम इस हद तक बुरा नहीं समझता कि वो यहाँ आकर आबाद हो गए। अलबत्ता जिस अंदाज में उन्होंने यहाँ पर साजिशें की और मुनासिब नहीं है, और मेरा ख्याल है कि उनका यह एहसास खत्म हो जाना चाहिए कि वो यहाँ के बाशिंदों को अपना महकूम बनाकर इन पर हुकूमत करेंगे। बहर सूरत में इसे मुनासिब नहीं समझता और मेरा ख्याल है कि यह मुनासिब बात है भी नहीं। मैं खुद भी दिल से यही चाहता हूँ कि यहाँ फोमा की हुकूमत कायम रहे और जिस तरह वो यहाँ पर नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी करता चला है, इसकी नस्ली हुक्मरानी चलती रहे। चुनाचे मैं खुद भी फोमा के लिए काम करने का ख्वाह हूँ और शुमाना हमारी जिंदगी का भरपूर मकसद भी यही है कि हम फोमा को उसकी हैसियत वापस दिलाने में भरपूर ताउन करें। शुमाना मेरी बातें सुनती रही, खामोशी से सोचती रही और फिर एक गहरी सांस ली। तुम दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हो सबूता। तुम्हारा ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है जिसे हम अपनी बस्ती कहते हैं, लेकिन तुम इसके लिए कितने खलूस से सोच रहे हो। सबूता तुम बहुत अजीम हो। फोमा किस कदर खुश नसीब है कि उसे तुम जैसे साथी का ताउन हासिल हुआ। मैं महसूस करती हूँ कि तुम आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ हो, बहुत ज्यादा मुनफरिद, इतने अजीब, इतने अनोखे कि मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला करना चाहूं भी तो नहीं कर सकती। बहर सूरत में ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी कि तुम कौन हो और फोमा की मदद क्यों करना चाहते हो। किसी की नीयत पर शक करना बहुत बुरी बात है, और फिर तुम ऐसे इंसान भी नहीं हो कि तुम्हारी नीयत पर शक किया जाए। बस इसे मैं फोमा की खुशबख्ती के सिवा और कुछ ना कहूंगी। बाकी रही फोमा की खुशबख्ती की बात कि अपनी बस्तियों को गासिब लोगों के तसल्लुत से आज़ाद करवाया जाए, तो मेरा ख्याल है कि बेशक अपने बाप की मौत के बाद मैं बस्ती के मसाइल से काफ़ी हद तक लाताल्लुक रही हूँ, लेकिन बहर सूरत मेरा खमीर भी इसी मिट्टी से उठा है। मुझे भी इस बस्ती के ज़मीन से इस कदर मोहब्बत है जिस कदर बस्ती के दूसरे लोगों को। मैं भी यही सब कुछ चाहती हूँ जो तुमने कहा है, और इसमें कोई शक नहीं सबूता कि मेरी सोच इस मसला में थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, लेकिन तुम्हारा कहना ज़्यादा बेहतर है। बिलाशुबा ज़मीन पर रहने का हर इंसान को बराबर का हक है, लेकिन जो हदें मुकर्रर की गई हैं इनकी पाबंदी भी जरूरी है। सबूता मैं फोमा के लिए जिंदगी के आखिरी सांस तक जदोजहद करने को तैयार हूँ। अलबत्ता मुझे तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत शदीद होगी। यकीनन शुमाना, क्या अब तुम मुझसे दूर रहने का ख्याल ज़हन में रख सकती हो? मैंने कहा और शुमाना ने गर्दन झुका ली। मैं उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखता रहा और जब वो कुछ नहीं बोली तो मैंने दोबारा वही सवाल किया, बोलो शुमाना, क्या तुम अब भी मुझसे दूर रहोगी? और शुमाना ने गर्दन झुकाए झुकाए नफी में जवाब दिया। तब मैंने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता उसे खींच कर सीने से लगा लिया। मैं खुद भी यही चाहता हूँ शुमाना कि अब तुम वहशत के ये लम्हात भुला दो जो तुम गुजार चुकी हो। अब हम दोनों मोहब्बत की ठंडी ठंडी चांदनी में सुकून के सांस लेंगे। फोमा के लिए काम जारी रहेगा, लेकिन तुम मेरी साथी होगी, और जिस वक्त हम फोमा को उसकी हुकूमत वापस दिला देंगे तो फिर फैसला करेंगे कि हमें इस बस्ती में कायम करना है या फिर यहाँ से कहीं और जाना है। शुमाना की आंखों में खुशी के आसार नजर आने लगे थे। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, सबूता, तुम जिंदगी के हर लम्हे मुझे अपने साथ पाओगे। मैं हर उस जगह को पसंद करूंगी जहां तुम्हारा लम्स हासिल होगा। मैंने शुमाना के दोनों शाने थपथपाए और बोला, ठीक है शुमाना, तुम हर कदम पर मुझे अपना साथी पाओगी। अच्छा एक बात और बताओ। मैंने उसे प्यार से देखते हुए पूछा। हाँ पूछो। तो फोमा की खिदमत करना चाहती हो? हाँ, उसने गर्दन हिला थी। लेकिन इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि फोमा की यहाँ आमद का राज इतना अहम है कि अगर किसी को मालूम हो गया तो सारा खेल बिगड़ सकता है। मैं जानती हूँ, और अगर तुम्हारा इशारा मेरी जानिब है तो तुम भरोसा रखो, मैं किसी को इस बात का शुबा भी ना होने दूंगी, दुनिया के किसी फर्द को भी नहीं। हाँ शुमाना, जरूरी है, मैं तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगी सबूता। तुम्हारा क्या इरादा है शुमाना? क्या तुम फोमा के साथ वहीं रहोगी? जैसा तुम कहो सबूता। वैसे मैं महसूस करती हूँ कि फोमा को मेरी जरूरत है, मैं इसकी खिदमत करना चाहती हूँ। जाहिर वो यहाँ रहकर बहुत सी चीज़ों को मोहताज है। मैं मुकम्मल तौर से उसकी खिदमत करूंगी, उसकी हर जरूरत पूरी करूंगी। ये मेरी ख्वाहिश है और यही मेरी खुशी। ठीक है शुमाना, लेकिन तुम्हारे दोस्त भी हैं, क्या उन्हें तुम्हारी जरूरत ना होगी? अगर तुम यहाँ रहोगी तो क्या उन्हें ताज्जुब ना होगा या कोई यहाँ तुमसे मिलने ना आएगा? मैं इस सिलसिले में मुकम्मल राजदारी बरतूंगी। शुमाना ने जवाब दिया। क्या तुम बताना पसंद करोगी? मैं बज़ाहिर अपने घर में रहूंगी, दूसरी दिलचस्पियों में भी हिस्सा लूंगी, लेकिन ज्यादा वक्त फोमा के साथ ही गुजरेगा। बिल्कुल ठीक है शुमाना, और यही मुनासिब भी है। अच्छा अब अगर तुम इजाजत दो तो मैं फोमा से मिलाऊं? हाँ तुम फोमा के पास हो आओ, मैं फोमा के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। और मैं फोमा की तरफ चल पड़ा। फोमा ने हस्बे मामूल मेरा मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया और फिर एक तवील सांस लेकर बोला, आओ सबूता, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। क्यों फोमा, कोई खास बात है? हाँ सबूता, जिंदगी के ये लम्हात बड़े खास गुजर रहे हैं। बहर सूरत
इस वक्त खसूसी तौर पर तुम्हारी जरूरत महसूस हुई कि एक बिल्कुल ज़ाती मसला है। हाँ कहो, क्या बात है? कोई बहुत अजीब या अनोखी बात नहीं है, बस मैं तुम्हें इतला देना चाहता था कि ज़ेवदास आ गया है। ओह, वो जिसका तुम्हें इंतजार था। हाँ, मेरी बस्ती शिकाया का एक सरदार। हकीम हाकू ने इतला दी थी। मैंने पूछा। हाँ, हाकू ने उसका इस्तकबाल किया था। को फिर अब फोमा, मैं तुम्हारी हदायत का मुंतजिर हूँ। मेरी हदायत? फोमा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरा मतलब है फोमा, जिस वक्त तुम कहो मैं यहाँ से तुम्हारे काम के लिए चला जाऊँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सबूता, इस सिलसिले में जिन राहों का तयन किया गया इन पर नहायत कामयाबी से अमल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। बेशक वो काम जिसके लिए मैंने तुमसे कहा है खालसन जाती नौयत का है और इस वक्त गोया इसकी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन तुम शायद इस बात को बेहतर समझते हो कि जद्दोजहद के लिए इंसान को कुछ ज़हनी फुर्सत की भी जरूरत होती है। मैं जिस तरद्दुद का शिकार हूं इसे दूर कर लेना जरूरी समझता हूं, और इसमें अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं तुमसे पहले ही वादा कर चुका हूं फोमा। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में तुम्हें किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। बेहतर यही है कि हकीम हाकू से कहो कि वो ज़ेवदास से बात करे और ज़ेवदास जिस तरह चाहे अपने लोगों को मेरे बारे में हदायत कर दे। सारा काम हकीम हाकू को ही करना है, क्योंकि मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं ज़ेवदास से कोई बात कर सकूं। हकीम हाकू को मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर देना। मेरा मकसद है इस हद तक जिस हद तक तुम मुनासिब समझो। इसके बाद मैं चला जाऊंगा और वही करूंगा जो तुम कहोगे। मैंने फोमा से कहा। मैं हकीम हाकू से सब कुछ कह चुका हूं और वो आज ही ज़ेवदास से बात करेगा, लेकिन मुझे बस यही तरद्दुद था। तुम तैयार हो सबूता? हाँ, मैं तो उस वक्त से तैयार था जिस वक्त तुमने मुझसे कहा था। बाकी मामला तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर थे। जो इंतजामात तुम्हें करने थे मैं सिर्फ इनका मुंतजिर था। अलबत्ता अगर तुम बुरा ना महसूस करो तो एक इजाजत तुमसे जरूर लूंगा। हाँ सबूता, पराई करो तुम ऐसी बातें ना करो, मैं शर्मिंदा होता हूँ। तो मुझे हुक्म दिया करो, मैं तुम्हें इजाजत देने का क्या हक रखता हूँ। मैं शुमाना को अपने साथ ले जाऊंगा। बेशक ये बात मेरे जहन में थी, बल्कि मैं तुम्हें मशवरा देने वाला था कि शुमाना को अपने साथ ही ले जाओ। बस तो ठीक है फोमा, मैं तैयार हूँ। जिस वक्त तुम मुझसे कहोगे मैं और शुमाना जहाज से तुम्हारी बस्ती की जानिब रवाना हो जाएंगे। मैं हकीम हाकू का मुंतजिर हूँ। आज रात जब उससे मुलाकात होगी तो वो मुझे कोई फैसला कुन बात बताएंगे। ठीक है, मैंने फोमा से कहा और फिर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहे। थोड़ी देर बाद मैं फोमा के पास से उठाया। अपनी क़यामगाह पर आकर मैंने एक गहरी सांस ली और इन मामलात के बारे में सोचने लगा। शुमाना के साथ समंदर का सफर खासा हसीन रहेगा। रही फोमा के काम की बात, तो मेरे लिए ये कौन सा मुश्किल था। मैं वो सब कुछ कर सकता था जो वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। चुनाचे अब मुझे बाकी इक़दामात का इंतजार था। और फिर रात को जब फोमा से मुलाकात हुई तो हकीम हाकू भी उसके पास मौजूद था। दोनों को गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे देखकर खामोश हो गए और मैं उनके करीब जा बैठा। किसी आम मसले पर गुफ्तगू हो रही है? मैंने पूछा। नहीं, तुम्हारे जाने के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। हकीम हाकू ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई मसला दरपेश है? मामूली सा, फोमा ने जवाब दिया। मसलन यही कि शिकाया तुम्हारे लिए भी अजनबी है और शुमाना के लिए भी। क्या तुम वहां खुद को उलझा हुआ महसूस न करोगे? उलझन की क्या बात है? हाँ, बस कयाम के लिए कोई जगह तलाश करना पड़ेगी, लेकिन यह भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सारी बातें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। हमने इसका एक और हल सोचा है। हकीम हाकू बोला। वो क्या? ज़ेवदास बहरहाल शिकाया का बाशिंदा है, वह इसका सब कुछ है। ज़ेवदास का एक खत तुम्हारे साथ होगा और तुम उसके मेहमान की हैसियत से कायम करोगे। यह और अच्छी बात है, लेकिन हकीम हाकू तुमने ज़ेवदास से रवानगी के बारे में गुफ्तगू की है? हाँ, मैंने उसे तैयार कर लिया है कि वो तुम्हें एहतराम के साथ शिकाया भेजे। और क्या कहा है तुमने उसे? थोड़ी सी लचक पैदा की है, वो भी सिर्फ ज़ेवदास से। तुम्हें यह बात मालूम नहीं है कि ज़ेवदास भी फोमा खानदान से है और फोमा के दूर का रिश्तेदार है। मैंने इसे एक दूसरे शख्स के बारे में बताया जिसका नाम सबूता है और जो एक अजीब इंसान है और जो एक इंतहाई अजीब खबर लाया है। वो खबर यह है कि समंदर में उसने फोमा को पाया और यूं कि वो जिंदा था। तब उसने फोमा को समंदर से निकाला और उसे ताउन करते हुए उसे ऐसी जगह पोशीदा कर दिया है जो किसी के इल्म में नहीं है। फोमा की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसका दोस्त सबूता किसी को यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि फोमा कहाँ है। अब फोमा की हदायत के मुताबिक वो सकाई आकर हाकू से मिला है और उसने फोमा का यह पैगाम दे दिया है कि बहुत जल्द वो इन लोगों से मिलेगा जो इसके वफादार हैं। चुनाचे इन लोगों को एक जगह जमा कर लिया जाए। सो हकीम हाकू ने फोमा के नाम पर यह काम शुरू कर दिया और ज़ेवदास चूंकि फोमा का मोतमद्द खास है, इसलिए इसके अलावा अभी तक किसी को सही बात नहीं बताएगी कि यह भी फोमा का हुक्म है। तो मेरे दोस्त है सबूता फोमा की हदायत के मुताबिक ही तुम्हारे जहाज से शिकायत जाना चाहता है। यह नहीं मालूम कि वो वहां जाकर क्या करेगा, लेकिन फोमा के अहकामात की तामील हमारा फर्ज है। हकीम हाकू ने मुस्कुराते हुए तफसील बताई। मैंने संजीदगी से गर्दन हिला दी थी। फिर मैंने पूछा कि फोमा की जिंदगी की खबर सुनकर उसका क्या रद्द-ए-अमल हुआ। वही जिसकी तवक्का की जा सकती थी और जिससे इजहार होता है इस बात का कि फोमा के वफादार फोमा से दीवानगी की हद तक अकीदत रखते हैं और वो इसके एक इशारे पर अपनी जिंदगी मिटा देंगे। ज़ेवदास की आंखें फट के रह गई थी।
कई लम्हे वो कुछ नहीं बोल सका था। फिर वो फूट फूट कर रो पड़ा था। उसने कहा कि वो सबूता से मिलना चाहता है, लेकिन मैंने उसे ठंडा किया। मैंने उसे कहा कि वो फोमा के अहकामात की तामील करे और वही करे जो फोमा चाहता है। तब कहीं जाकर ऊपर सुकून हो सका, लेकिन उसके साथ ही वो बेचैनी से सवालात पूछता रहा था। उसने कहा कि क्या सबूता काबिल एतमाद है, क्या वो सच बोल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि सबूता जरदरू लोगों की चाल हो। तब मैंने उसे जवाब दिया कि उसने फोमा की ऐसी निशानियां पेश की हैं जिन्हें छुटलाया नहीं जा सकता, और खुद उसकी जात भी काबिल एतमाद है। ठीक है हकीम हाकू, तो हम कब रवाना होंगे? 2-3 दिन के अंदर अंदर। जहाज वापसी की तैयारियां कर ले, और तुम भी। ठीक है हकीम, मैं तैयार हूं, मैंने जवाब दिया। शुमाना के सिलसिला में कोई बात नहीं हुई थी। बहरहाल ये दोनों अब मेरे ऊपर मुकम्मल एतमाद करते थे। रात हुई तो शुमाना मेरे पास पहुंच गई। उसकी आंखों में शर्म थी और होंठों पर लर्जिश। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सो मैंने सोचा कि जो कुछ वो कहना चाहती और जो कहते हुए झिझक रही है, उसके लिए उसे शर्मिंदा न होने दिया जाए। चुनाचे मैंने उसे कहा, समंदर के किनारे नहीं चलोगी शुमाना? आका सिर्फ हुक्म दिया करते हैं, इजाजत नहीं लेते। वो शर्माए हुए अंदाज में बोली। लेकिन जो आका ना हो, मैंने कहा। यह आका की सोच है, गुलाम की नहीं, शुमाना ने कहा और मेरे हाथ पकड़कर उठ गई। हम दोनों साहिल की ठंडी रेत पर आ गए। चांदनी खिल गई थी और फिजा पर एक अजीब सा सहर तारी था। शुमाना के अंदाज से पता चलता था कि वो इस अंदाज से बेहद मुतासिर है। वो मेरे चाहने से चिमटी हुई थी। प्रोफेसर, ये औकात ऐसे नहीं होते कि इंसान ज़हन पर कोई सोच तारी रखे, और फिर मेरे जैसा मर्द और शुमाना जैसी औरत जिस पर दुनिया को कोई बोझ नहीं था। सो हमारे जिस्मों पर भी कोई बोझ नहीं रहा, और चांदनी बराह रास्त हमारे मसामात में पवस्त होने लगी। चांद को अपने हुस्न पर नाज होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि शुमाना का बदन उसके सामने था और उसकी आंखों में अब फख्र व गरूर के आसार की बजाय रश के आसार थे कि शुमाना का बदन बिलाशुबा उससे ज्यादा हसीन था। तो शुमाना की गहरी सांसें मेरी गर्दन से टकराती रहीं, और फिर ये गर्म सांसें हल्की हल्की आंच देने लगी। फिर इनमें से शोले भड़क उठे और शुमाना का गरूर खाकस्तर हो गया। ठंडी रेत पर वो दुनिया से बेनियाज हो गई थी। जाग रही थी लेकिन आंखें बंद थीं, और चेहरा ऐसे जज्बात की आमाजगाह बना था जिन्हें किसी चेहरे से चस्पा देखकर आवाज खो जाते हैं। मैंने उसे बाजुओं पर लिटा लिया और काफी देर की खामोशी के बाद उसकी आवाज उभरी, सबूता, जाग रहे हो या सो गए? नींद तुम्हारे कुर्ब की तौहीन की जसारत नहीं कर सकती, मैंने जवाब दिया। मुझे इतना बुलंद न करो सबूता, मैं अब कुछ नहीं रही। क्यों शुमाना? देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन इसलिए बनी थी कि तुमने मेरे बदन का राज पा लिया था, लेकिन आज बदन का गरूर पाश पाश हो गया। क्या ये टूटे हुए कांच के टुकड़े की मानी नहीं है जो जमीन पर बिखरे होते हैं? वो चमकते जरूर हैं, लेकिन इनकी कोई वक़्त नहीं होती। नहीं शुमाना, यह सिर्फ तुम्हारी सोच की शिद्दत है, वरना जब दो इंसान एक दूसरे के कुर्ब में इस तरह गुम हो जाएं कि उन्हें अपने दरमियान चांदनी की चादर भी गवारा ना हो और उनके बदन के साए एक दूसरे को ढक लें, तो समझो कि यह मोहब्बत की फतेह होती है। इस मोहब्बत की जो इंसान का इनाम है, जो जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है, और इस वक्त सिर्फ अपने महबूब की जात होता है। इस वक्त वो कह सकता है कि उसकी मोहब्बत के दरमियान तसन्नो का कोई पर्दा नहीं है। उसने दिल से किसी की आंख को अपनी जात का असासा समझ लिया है, और जब बिलाशुबा मोहब्बत की दुनिया के हर जज्बे पर हावी है। चुनाचे फाजिल जज्बात की मैली तह दिल पर ना आने दो कि हम अपने दरमियान कोई शय बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबूता, तुम्हारे दिल में मेरी इतनी इज्जत है? शुमाना ने पूछा। इससे कहीं ज्यादा, मैंने जवाब दिया। सबूता, तुमने मुझे एक नए एहसास से रोशनास कराया है। मैं तो खुद को तुम्हारे लिए कुचल रही थी। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं इन ज्यादतियों का कर्ज अदा कर रही हूँ जो मैंने तुमसे की थी, वो मुझसे चिमट गई। यह एहसास दिल से निकाल लो शुमाना, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैंने जवाब दिया। तुमने मेरे इन अल्फाज में कोई खास बात महसूस की प्रोफेसर? उसने अचानक सवाल किया और प्रोफेसर खावर खामोशी से उसे देखता रहा। हस्बे मामूल वो खोए हुए लहजे में बोला, और दोनों लड़कियां भी मुस्कुरा पड़ी। तब प्रोफेसर खावर को उस खामोशी का एहसास हुआ और वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? उसने चारों तरफ देखा। चांदनी रात में समंदर के किनारे से वापसी बहुत मुश्किल होती है। वो आंखें बंद करके बोला, हाँ शायद। प्रोफेसर ने एक तवील सांस लेकर जवाब दिया, मैंने एक सवाल किया था। सॉरी, क्या सवाल किया था? कहानी याद है? क्यों नहीं? मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने मेरे अल्फाज में कोई खास बात महसूस की, और नहीं, मेरे महसूसात तुमने सल्ब कर लिए हैं। लेकिन मुझे बताओ वो क्या बात थी? प्रोफेसर ने कहा, इंसान की खुद गर्जी की कहानी है। मैंने उसे कहा था कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। इंसान कितना खुद पसंद होता है, वो हमेशा अपनी पसंद को दुनिया की हर बात पर तरजीह देता है। एक दिन मैंने पोसीता के लिए शुमाना को उठाकर समंदर में फेंक दिया था, इसलिए कि वो इस वक्त मेरी नहीं थी। लेकिन आज मैं उसे बता रहा था कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। पोसीता मेरे जहन से निकल गई थी, हालांकि वो भी मुझे बेपनाह चाहती थी। सलाका ने भी तो तुम्हारे लिए जान दी थी, फरोजा बोली। हाँ, बात सिर्फ सलाका की नहीं है, इससे कबल भी बेशुमार लड़कियां मेरे लिए जान दे चुकी थी, लेकिन मैंने उनको कभी याद नहीं किया। मेरे दिल में उनकी मोहब्बत कभी नहीं जागी जो उनकी जिंदगी में उनसे थी।
इन अल्फाज से तुम क्या इजहार करना चाहते हो? खबर ने पूछा। सिर्फ इंसान की खुद पसंदी। माफ करना, क्या तुम खुद को इंसान का आइडियल समझते हो? फरजाना ने सवाल किया। मैं नहीं समझा। वह चौंक कर बोला, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी सोच इनफरादी है। तुम अपने एहसासात को इंसानियत की तारीख में शामिल नहीं कर सकते। तुम्हारी कहानी में बेशुमार मराहिल ऐसे हैं जो तुम्हारे किरदार को पस्त करते हैं। इन्हें तुम मायार इंसानियत तो नहीं कह सकते। मैं दुनिया के तमाम इंसानों को नहीं कह रही, लेकिन हम लोग हबाब की मानिंद उबरते हैं और फना हो जाते हैं। इस छोटी सी जिंदगी के अंदर भी हमारे इकदार होते हैं। इसी मायार की गोद में हम सांस लेते हैं और खत्म हो जाते हैं और मुतमईन रहते हैं कि हमारे किरदार नागवार नहीं रहे। फरजाना ने कहा। वह मुतासर निगाहों से उसे देख रहा था। प्रोफेसर की आंखों में भी अचंबा था। बात तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन यकीन करो, मैं भी अजल से अबद तक के तमाम इंसानों की बात नहीं करता। मैं एक इनफरादी सोच का जिक्र कर रहा हूं, इसीलिए मैंने अपनी कहानी में कोई धब्बा नहीं रहने दिया। मैंने अपने किरदार की अच्छाइयां और बुराइयां सब बयान की हैं। मैंने अपने रूप की बात की है और यह दुनिया के एक इंसान का रूप है, सारे इंसानों का नहीं। क्या तुम मेरी इस बात से मुतमईन हो सकती हो? अजल से अबद तक सोच, किरदार मुख्तलिफ रहे हैं। इस जमीन पर मूसा भी पैदा हुए हैं और फिरौन भी। नेकियां फैलाने वाले भी आए हैं और बदी के अलम बरदार भी। इंसान की सोच मुख्तलिफ रही है। मुझे ज़हीन नस्ल से मिलकर खुशी हुई है प्रोफेसर। तो मैं तुम्हारी बात तस्लीम करने के बाद बात आगे बढ़ाऊं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों भाई फरजाना, मुतमईन हो? हाँ, और इस गुस्ताखी पर माजरत खा हूं, लेकिन अपनी बात पर कायम भी हूं।